नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 89 साल की उम्र में पूर्व सीएम ने अपनी अंतिम सांस ली। ओपी चौटाला के निधन पर उत्तराखंड के सीएम ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि हरियाणा के पूर्व सीएम इनेलो प्रमुख श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर के जरिए यहां पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 89 साल की उम्र में देखिए अपनी जीवन लीला जो है उनकी समाप्त हो गई और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वीट के जरिए उन्हें शोक संतप्त व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली हैं और इस बीच बताते चले कि तमाम नेताओं में इस वक्त शोक की लहर है। एक दिग्गज नेता का इस तरह से चले जाना अपने आप में बेहद दुखपूर्ण है और ऐसे में हर तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहां पूर्व सीएम का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है और इस बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्विटर के जरिए उन्हें शोक संतप्त अपनी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये दिखा रहे हैं हम आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर उन्होंने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की है और इसी के साथ साथ तमाम नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में जो उनके परिजन हैं उन्हें जो है शक्ति और धैर्य की क्षमता प्रदान करे। ऐसे में 89 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने अंतिम सांस ली है जिस पर अब लगातार लोग श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट किया है और पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और नगर निकायों और पंचायतों के उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। आपको बता दें कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में ही लागू करने की मांग उठाई जाएगी। ये फैसला कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया और यही पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी दीपक ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज केंद्रीय और समवर्ती सूची का विषय नहीं है। उनका मानना है कि पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकाला जा सकता है। और देखिए जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है। इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है।
और नगर निकाय और पंचायती को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए अब कांग्रेस अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद फैसला लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया है और इस मुद्दे पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने विस्तार से बताया है। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। और मुख्य बाजार गोपेश्वर में नगरपालिका चमोली गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी और पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे। इस दौरान नगरपालिका और व्यापारियों के साथ ही तीखी नोकझोंक हुई और आपको बता दें कि व्यापार संघ अध्यक्ष विनोद जोशी ने नगरपालिका पंचायत से मामले के समाधान के लिए डीएम और व्यापारियों के बीच बैठक का समय मांगा, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ लौट गए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विरोध में इसके चलते कार्रवाई रोकी गई है और जल्द ही प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना मंगलवार की है, जब आरोपी अतुल ने जो है रोशनाबाद स्थित मीनाक्षी के किराए के घर के में घुसकर उसे गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मीनाक्षी को तत्काल एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 3 दिन छानबीन की आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी के पास से देसी तमंचा बरामद हुआ है और इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अतुल और मीनाक्षी के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीनाक्षी ने अतुल से बात करना बंद कर दिया था और उसके फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर रही थी। लड़की की बेरुखी से नाराज अतुल ने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। आपको बता दें कि आरोपी और पीड़िता दोनों बिजनौर जिले के निवासी हैं। थाना सिरपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के अपहरण किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और इसकी तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में मेरे द्वारा सभी अमल है। और उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों में निरंतर बच्चों की संख्या में कमी होने से सरकार भी चिंतित है। ताजा आंकड़े देखे जाए तो सिर्फ कुमाऊं मंडल में 1453 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। वहीं 4000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां 50 या फिर उससे कम बच्चे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि सरकार की तरफ से स्कूलों को बहुत अच्छा किया गया है। कई योजनाएं, चाहे उत्कृष्ट योजना हो या फिर अक्षत, स्कूलों में अच्छे काम हो रहे हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं पलायन की वजह से स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में आए। हमारा स्टेटस फार बेटर है, बहुत बढ़िया है। और मैं केवल एक शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, फील्ड में अगर आप जाएंगे
तो हमारे स्कूलों की जो टीचर की अवेलेबिलिटी, अभी हमने टीचरों की भर्ती कंटिन्यू चल रही, सबसे बेस्ट टीचर डीएलएड टीटी पास। हमारा जो फर्नीचर है, फिक्चर है, शौचालय है, पेयजल है, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, एमडीएम हमारा बेहतरीन चल रहा है। अक्षय पात्र से हमने जो शहरी क्षेत्रों में अक्षय पात्र से डायरेक्ट खाना परोस रहे हैं, दे रहे बच्चों को, और उनकी ड्रेसेस, जूता, बैग, और बड़े लेवल पे हम साइकिल अवेलेबल करवा रहे हैं बच्चों को जो 9th 10th में बच्चियां पढ़ रही हैं। तो और गार्जियन से अच्छा समन्वय, बिल्डिंग हमारी बहुत अच्छी बन गई है। थोड़ा मैं कह सकती कि जो दैवीय आपदाओं से कभी हमारी बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त होती है, तुरंत उनको रिपेयर करते हैं। ऋषिकेश के गांव छिंदरवाला क्षेत्र के ग्रामीण वन्यजीवों के आतंक से परेशान हैं। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर व कांसरी रेंजों के साथ ही वन विभाग की बड़कोट रेंज में भी वन्यजीव आजादी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। वन्यजीव काश्तकारी को, फसलों को तो बर्बाद करते ही हैं, उनकी बढ़ती आमद ग्रामीणों के लिए खतरे का सबब बन गई है। और इसी के साथ साथ जबकि राजाजी टाइगर रिजर्व को रेंजों तक वन्यजीवों की आवाजाही बेरोक हो रही है, जिससे कि मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा भी बढ़ जाता है। और इस पर बीजेपी नेता अंबर गुरंग ने मोतीचूर व कांसरो रेंज क्षेत्र से भी सौर ऊर्जा बाड़ लगाने की मांग की है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लक्कड़ घाट स्थित 26 एमएलटी एसटीपी में जो है क्लोरीन सिलेंडर लीक होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद फायर सर्विस ऋषिकेश ने एसडीआरएफ टीम इस बारे में सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पोस्ट ढालवाला के इंस्पेक्टर कविंद्र साजवान के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई और इसके साथ ही वाहिनी मुख्यालय में सीबीआरएन रेस्क्यू टीम की भी रवाना हुई। मौके पर मौजूद फायर सर्विस, एसडीआरएफ और प्लांट के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ताकि आपको बता दें कि लीक सिलेंडर को हाइड्रा की मदद से पानी के टैंक में डाल दिया गया।
अरोई चमोली का एक और फेमस 7 दिवसीय वन विकास औद्योगिक पर्यटन किसान और सांस्कृतिक मेला शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने रिबन काटकर किया। विधायक ने कहा कि ये मेले तभी सार्थक होंगे जब स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी को एकजुट रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन मेलों में जहां स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, वह स्थानीय उत्पादकों को और स्वयं सहायता समूहों में अच्छी आय मिलती है। उन्होंने विधायक निधि से मिले सफल संचालन के लिए 4 लाख देने की घोषणा की है। इस दौरान विधायक ने मेले में लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया और सभी को स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को खरीदने के लिए कहा। शीतकालीन यात्रा के अंतिम पड़ाव नृसिंह मंदिर में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। और वहीं ज्योति मठ के नृसिंह मंदिर पहुंचने पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने नवदुर्गा मंदिर नृसिंह मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान स्थानीय यात्रा में शामिल 108 श्रद्धालुओं के साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भी शामिल थे। 16 दिसंबर से हरिद्वार से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा 3 धामों के शीतकालीन स्थलों के बाद शुक्रवार को ज्योति मठ के अंतिम पड़ाव नृसिंह मंदिर में पहुंची। हम ये मानते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो शाश्वत होते हैं। तो जो हमारे धर्म के मूल्य हैं वो शाश्वत हैं, वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर के समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए धार्मिक जो मूल्य हैं वो सनातन है। और जो हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी पहचान है हिंसा से दूर रहना, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, ये जो हमारी पहचान है, इसी के कारण हमको हिंदू नाम मिला है। हिंसया दूयते चित्तम, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाए, किसी को पीड़ा देने की जिसके मन में भावना ना आए, उसको हिंदू कहते हैं। तो आजकल हमारी सनातन धर्मियों की पहचान हिंदू के रूप में हो रही है। हाँ, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हिंदू और सनातनी दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। नगर पालिका चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बस चुका है। वहीं इस बार विकास नगर में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित सीट निर्धारित की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व सभासद शम्मी प्रकाश ने कहा है कि चुनाव को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम इस पर आपत्ति दर्ज करेंगे और अगर आपत्ति दर्ज करने के बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया तो आपको बताते चले कि हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे। वो संतुष्ट होने लायक वो आरक्षण है ही नहीं। सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार से दोहरा मापदंड इस नियमावली में रखा है। जब नियमावली 2024 लागू की गई तो वार्डों के लिए प्रक्रिया दूसरी और अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया दूसरी, तो ऐसा क्यों किया गया? ये बहुत बड़ा संदेहात्मक जो है, अपने आप यह बहुत बड़ा संदेह है। तो इसको लेके हम आपत्ति करेंगे और निश्चित रूप से हमारी आपत्ति जो है इसमें स्वीकार्य भी होगी और इसको कंसिडर भी किया जाएगा। और नहीं होगा तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे अधिवक्ता साथी इसमें देख रहे हैं और हम लोग इसमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण में निश्चित रूप से जाएंगे। नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर पंचायत व नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी की तैयारी में लंबे समय से लगे लोगों में अपनी अपनी पार्टियों में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने की दावेदारी शुरू कर दी गई है। और इसी दावेदारी में भगवानपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नासिर परवेज ने बताया कि वह चाहे काफी समय से नगर पंचायत भगवानपुर के लिए अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे थे और अब तो यह सीट जनरल हो गई है, इस पर अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से भगवानपुर नगर पंचायत के लिए टिकट मांगा है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो क्षेत्रीय जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं दिलो जान से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को इस नगर पंचायत सीट से जिताने का काम करूंगा। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड सरकार ने नगर पंचायत नगर निकाय के चुनाव की जो परिसीमन है वो निर्धारित कर दिया है और उसमें भगवानपुर नगर पंचायत की जो सीट है वो अनारक्षित है। तो उसमें यहाँ पर कोई भी लड़ सकता है।
मेरी तैयारी तो पहले से थी कि मैं अगर ओबीसी सीटियां हो तो मैं चुनाव लड़ने का मेरा इरादा था, लेकिन चूंकि अब जनरल हो गई तो अब तो कोई भी लड़ सकता है। और जिस तरीके से एक तरीका है, फॉर्मेट है कांग्रेस पार्टी का कि अभी आवेदन मांगे गए हैं, लोग अपने अपने आवेदन दे रहे हैं और जैसे डेट की घोषणा होगी, चुनाव की डेट की घोषणा होगी, तो उसके बाद में उसमें से कोई भी आदमी सिलेक्शन जिसका भी होगा उसके साथ में तमाम कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और नगर पंचायत का चुनाव लड़ाने की बात की। टिकट मांग रहे हैं, टिकट निश्चित रूप से मांग रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, और पिछले 20 साल से जो कांग्रेस की वो सेवा दे रहे हैं उसके मद्देनजर टिकट की मांग करते हैं पार्टी से। और मसूरी में पर्यटक सीजन के दौरान लगने वाले जाम की समस्या को हल करने के लिए SV इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने एक अनोखा रियल टाइम पार्किंग ऐप विकसित किया है। ये ऐप शहर में पार्किंग की स्थिति की रियल टाइम निगरानी करने में मदद करता है, जिसमें यातायात प्रबंधन में सुधार और पर्यटकों व स्थानीय प्रशासन को सुविधा मिलेगी। वहीं SV इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के CEO गौरव कुमार ने बताया है कि मसूरी के लिए रियल टाइम ऐप को लेकर मसूरी नगर पालिका के सभागार में स्थानीय होटलों के सहयोग से रियल टाइम पार्किंग ऐप के माध्यम से होटलों को उनके परिसर में पार्किंग के लिए रियल टाइम स्थिति अपडेट करने के लिए एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करेगा और इसी के साथ साथ अनुकूल इंटरफेस प्रदान करेगा। और ये जानकारी स्थानीय पुलिस विभाग के साथ ही साझा की गई है, ताकि शहर की पार्किंग हमला का जो क्षमता है वो प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके। जो है मैंने शटल सेवा से रिलेटेड एक जो पार्किंग ऐप है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी है, जिसमें हम लोग जो भी एक कंजेस्टेड ओवर पार्किंग में जगह बनती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस ऐप को लेके आ रहे हैं, जिसमें होटल्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि होटल्स अपनी डिटेल्स देंगे जहां पर हमारे जो भी व्हीकल्स इन होंगे या फिर आउट होंगे, और उसकी डिटेल्स को एक रियल टाइम बेसिस पे स्मार्ट तरीके से जो है मॉनिटर किया जाएगा, और नीचे से गाड़ियां जो भी मतलब अलग अलग स्पॉट्स पे आएंगी उनको उस तरीके से ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड, इस चीज में अभी जो हम लोगों ने इसमें पूरा अभी एक सेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, इस सेशन में हमारे पास हमारे अलग अलग होटल्स के जो भी मेन मेंबर्स थे उनसे हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस भी आए हैं। और वही बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा राय मशवरा शुरू कर दी गई है। पार्षदों को राय मशवरा की जा रही है और वहीं मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी से भी रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करे। और इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंडी परिषद अध्यक्ष राज गजराज बिष्ट ने अपने समारोह में दावेदारी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।